साथ। उम्मीद करता हूँ कि माय वाइफ इज डाजी की तरह आपको ये सीरीज भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। एपिसोड की शुरुआत में थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं। एक जगह जिसका नाम ज़्यू-लू है। कहते हैं कि इस जगह पर बहुत सारे कबीले हैं, लेकिन उन दो कबीलों में सबसे ज्यादा ताकतवर सिर्फ दो ही कबीले हैं, एक डीमन क्लैन और एक ह्यूमन क्लैन। पिछले 100 सालों से इन दोनों के दरमियान एक जंग जारी है। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। फिर अचानक इंसानों ने एक समझौता रखने की बात की और एक शांति प्रस्ताव रखा। डीमन क्वीन, जिसका नाम इजाबेला है, उसने इस समझौते पर साइन करने के लिए हाँ कर दी। लेकिन उसी वक्त दिखाते हैं अर्थ यानी कि पृथ्वी पर एक शहर में एक लड़का जो कि हमारा हीरो होने वाला है, वो बैठा कंप्यूटर पर गेम्स खेल रहा होता है। साथ ही उसने कानों में हेडफोन्स लगाए होते हैं और बाकी के प्लेयर्स के साथ भी कनेक्टेड होता है। वो सारे प्लेयर्स कहते हैं ये तो गेम खेलने में बहुत ज्यादा अच्छा है। हालांकि ये गेम को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन फिर भी ये गेम प्लेयर की रैंकिंग में नंबर 1 पर है। और यहीं पर हमारा हीरो अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। वो कहता है कि मेरा नाम जियांग जी है और मेरे पेरेंट्स इस शहर में नहीं रहते, बल्कि वो दूसरे कंट्री में काम करते हैं। इस शहर में मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है और अब जब के समर वेकेशंस हैं तो मैं सारा दिन घर पे बैठकर बस गेम्स ही खेलता रहता हूँ। फिर जियांग बिस्तर पर लेट जाता है और कहता है मुझे तो लगा था कि मेरा सारे का सारा समर ऐसे ही बेकार गुजरने वाला है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे किसी और दुनिया को बचाने के लिए हीरो के तौर पर जाना पड़ेगा। जियांग के गले में एक रिंग होती है जो कि चमकती है। उसके बाद वो दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे जियांग की आंख खुलती है, वो ऊपर छत की तरफ देखता है और कहता है मेरे घर की सीलिंग ऐसी तो नहीं थी, मैं किस जगह पर आ गया हूँ। जैसे उसकी आंख खुलती है, उसके सामने डीमन क्वीन खड़ी होती है। जियांग उसे देखकर डर जाता है और उसे कहता है तुम कौन हो और मेरे रूम में क्या कर रही हो। डीमन क्वीन उसे कहती है तुम तो बहुत बड़े उल्लू हो, ये तुम्हारा रूम नहीं है, जरा गौर से देखो। अपने इर्द गिर्द देखकर जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या मैं बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स खेलने की वजह से पागल हो गया हूँ जो मुझे ऐसी सारी चीजें दिखाई देने लग गई हैं। फिर वो अपने चेहरे पर थप्पड़ मारता है और कहता है नहीं, ये कोई वीडियो गेम या फिर कोई पागलपन का दौरा नहीं है, ये सब कुछ तो बहुत ज्यादा असली लग रहा है। वहीं पर सामने एक बूढ़ी जादूगरनी होती है, उसके साथ कुछ और डीमंस भी होते हैं जो कि डीमन क्वीन के साथी हैं। जियांग कहता है इन सब के कपड़े तो देखो, मुझे लगता है शायद मैं किसी और यूनिवर्स में आ गया हूँ। डीमन क्वीन उस बूढ़ी जादूगरनी से कहती है क्या आपको वाकई में लगता है कि भविष्यवाणी के मुताबिक यही वो लड़का है जिसे हमने यहाँ पर बुलाना था। बूढ़ी जादूगरनी डीमन क्वीन से कहती है उस पुरानी भविष्यवाणी के मुताबिक जिस भी लड़के के पास वो जादुई रिंग होगी जैसी कि क्वीन के पास है, वही लड़का हमें बचाने के लिए यहाँ पर आएगा। जियांग उनसे कहता है कि तुम लोग किस मैजिक रिंग की बात कर रहे हो, कहीं तुम इस रिंग की बात तो नहीं कर रहे जो मैंने अपने गले में पहनी हुई है। डीमन क्वीन उसे कहती है हाँ बिल्कुल, हम लोग इसी मैजिक रिंग की बात कर रहे हैं। उसी वक्त डीमन क्वीन उसे अपने हाथ में दिखाती है। उसने अपनी उंगली में वो मैजिक रिंग पहनी होती है। उन दोनों की रिंग सेम होती है। डीमन क्वीन आगे बढ़ती है और जियांग को गले से पकड़कर कहती है अगर तुम ही वो भविष्यवाणी वाले हीरो हो तो तुम्हारे अंदर से मुझे मैजिक की स्मेल क्यों नहीं आ रही। तुम्हारे पास तो जरा बराबर भी मैजिक नहीं है और इसके अलावा तुम ना तो कोई डीमन हो, तुम तो एक इंसान हो। जियांग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही, ये वाली रिंग तो मैंने गली में एक ठेले वाले से खरीदी थी। डीमन क्वीन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है क्या तुमने इस रिंग को खरीदा था। फिर वह जादूगरनी से कहती है कहीं हमारे समनिंग स्पेल के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, हमने किसी गलत बंदे को बुला लिया है। डीमन क्वीन कहती है कि मैंने अपनी सारी एनर्जी जाया कर दी, वो भी सिर्फ इस इंसानी कचरे को बुलाने के लिए। बूढ़ी जादूगरनी डीमन क्वीन से कहती है नहीं, हमारा जादू बिल्कुल ठीक था, हमने सही बंदे को बुलाया है, यही हमारे डीमन क्लैन को इंसानों से बचाएगा। जियांग उनसे कहता है क्या तुम लोग मुझे भी समझाने की कोशिश करोगे यहाँ पर क्या हो रहा है और आखिर तुम लोग हो कौन। डीमन क्वीन जियांग से कहती है इंसानी कचरे जरा गौर से मेरी बात सुनो, तुम इस वक्त डीमन क्लैन में हो और मैं डीमन क्वीन हूँ। मेरा नाम इजाबेला ओसा है। आज के दिन इंसानों और डीमंस के दरमियान पीस वाले मुआहदे पर साइन होने थे, लेकिन हमारी हाई कमांडर जो कि एक डीमन है, उसने इंसानों के साथ मिलकर हमें धोखा दिया। उसने मेरी बॉडी से मेरी मैजिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा चोरी कर लिया है, पता नहीं किस मकसद के लिए, लेकिन ये बात तो साफ जाहिर है वो इंसानों के साथ मिल चुकी है। मेरे 4 लोगों ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी और इस वक्त डीमन क्लैन बहुत ज्यादा मुश्किल में है। इंसान हम पर हावी हो चुके हैं, बहुत जल्दी वो महल में घुस आएंगे। मेरे पास अब ज्यादा सिपाही नहीं बचे जो मेरी हिफाजत कर सके, इसी वजह से हमें तुम्हें यहाँ पर बुलाना पड़ा है। जियांग उसकी बात सुनकर अपनी ही दुनिया में खो जाता है और कहता है मुझे लगता है शायद मुझे किसी दूसरी दुनिया में बुलाया गया है ताकि मैं एक हारती हुई हीरो की मदद कर सकूं। और अगर मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा हूँ तो इसका मतलब मैं इस दुनिया का सेवियर हूँ, यानी कि मैं एक हीरो हूँ। और ये भी पॉसिबल है कि इस दुनिया को बचाने के बाद डीमन क्वीन के साथ मैं रोमांस कर सकूं। फिर जियांग डीमन क्वीन से कहता है मुझे लगता है शायद तुम्हें जाकर कहीं पहाड़ों में छुप जाना चाहिए। डीमन क्वीन जियांग से कहती है क्या तुम्हें लगता है वो इंसान मुझे ऐसे कहीं जाकर छुपने देंगे। वो लोग हमारा पीछा करते हुए महल तक पहुंच आए हैं, इसीलिए हम लोग अब पूरी तरह गिर चुके हैं। इस डीमन कासल के बाहर पूरी तरह से इंसानों ने कब्जा किया हुआ है। क्वीन के साथी जियांग से कहते हैं
हमने एक दूसरी दुनिया के हीरो को इसीलिए बुलाया था ताकि वो क्वीन को बचा सके, लेकिन हमें क्या पता था कि वो एक इंसानी कचरा है जिसके पास जरा भी मैजिक नहीं। उसी वक्त क्वीन को अजीब सा महसूस होना शुरू हो जाता है। क्वीन कहती है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी पावर खत्म हो रही है। और इसी के साथ क्वीन एक जोरदार चीख मारती है और उसकी सारी की सारी एनर्जी उसकी बॉडी से निकल जाती है और क्वीन की बॉडी ट्रांसफॉर्म होकर एक इंसान की बॉडी बन जाती है। बूढ़ी जादूगरनी और जियांग सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डीमन क्वीन जब इंसानी बॉडी में आती है तो उसके कपड़े नहीं होते। जियांग के नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और कहता है, ये अभी बहुत छोटे हैं लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा क्यूट हैं। डीमन क्वीन अपनी बॉडी की तरफ देखती है और कहती है, आखिर मेरे साथ हुआ क्या, मेरी बॉडी इंसानी बॉडी में कैसे तब्दील हो गई। बूढ़ी जादूगरनी उसे कहती है, मुझे लगता है शायद इस हीरो को बुलाने के चक्कर में तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी चली गई। डीमन क्वीन परेशान हो जाती है और बूढ़ी जादूगरनी से कहती है, अब मैं अपने लोगों के सामने कैसे जाऊंगी जबकि मैं एक डीमन नहीं रही। डीमन क्वीन की साथी लड़कियां कहती हैं, डीमन क्वीन के साथ ये सब कुछ इस इंसानी कचरे की वजह से हुआ है, चलो आओ इसको सबक सिखाते हैं। जियांग दूर खड़ा होता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। वो चिल्लाकर उनसे कहता है, तुम लोग मेरे ऊपर सारा इल्जाम कैसे डाल सकती हो, मैं कौन सा अपनी मर्जी से यहाँ पर आया हूँ। उसी वक्त महल का दरवाजा खुलता है। कुछ डीमन सोल्जर जख्मी हालत में अंदर आते हैं और क्वीन से कहते हैं कि इंसानी सोल्जर यहाँ तक पहुँच चुके हैं, वो अंदर आने वाले हैं, आपको यहाँ से जल्दी से बाहर जाना होगा। डीमन क्वीन उनकी बात सुनकर जल्दी से जियांग के कपड़े उसे छीन लेती है और उसके कपड़े पहन लेती है और उनसे कहती है, इंसानी सोल्जर तो बड़ी जल्दी से अंदर आ गए, हमें जल्दी से उनका मुकाबला करना होगा। डीमन क्वीन की साथी लड़कियां उसे कहती हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपको यहाँ से जाना होगा। बूढ़ी जादूगरनी आगे बढ़ती है और डीमन क्वीन से कहती है, अब जबकि आपके पास भी इंसानी बॉडी है तो आपके लिए यहाँ से भागना आसान हो जाएगा, लेकिन कभी भी इंसानों को अपने बारे में पता न चलने देना कि आप एक डीमन क्वीन है। मैं यहीं पर रुकूंगी और उन इंसानों को यहीं पर रोक कर रखूंगी ताकि आप लोग यहाँ से भाग सके। क्वीन उसे कहती है, मैं अपने लोगों को यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकती, तुम सब लोग मेरे साथ चलोगे। उसी वक्त वो बूढ़ी जादूगरनी अपनी छड़ी को घुमाती है और अपने मैजिक को एक्टिवेट करती है और उन सब के इर्द गिर्द एक बड़ा सा मैजिकल रिंग बनाती है। वो जादूगरनी उन्हें महल के बाहर ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रही होती है, जबकि जियांग वहाँ से भागना शुरू कर देता है और कहता है, जैसे ही इंसान यहाँ पर आएंगे तो मैं उनसे मदद के लिए कहूँगा। डीमन क्वीन की साथी लड़कियाँ कहती है, इस इंसानी कचरे को यहाँ से भागने मत दो, जल्दी से इसे भी पकड़ कर लाओ। जियांग चिल्लाकर उनसे कहता है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। वो लोग उसे पकड़कर भी अपने साथ ले जाते हैं। बूढ़ी जादूगरनी उनसे कहती है, मैं डीमन किंग्स की 5 जनरेशन तक उनको सर्व करती रही हूँ, आज मुझे आखिरी मौका दें कि मैं अपनी क्वीन को बचा सकूं। और साथ ही वो अपने मैजिक से उनको ट्रांसपोर्ट कर देती है। उसी वक्त महल का दरवाजा तोड़कर इंसानी सोल्जर भी अंदर दाखिल हो जाते हैं। इंसानों की आर्मी को लीड करने वाले शख्स का नाम होता है टोरस एंगस, जो कि रीजेंट है। रीजेंट यानी कि किंग की जगह पर किंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि किंग अभी छोटे हैं। किंग की उम्र कम होने की वजह से रीजेंट उसकी जगह पर सारे फैसले करते हैं। रीजेंट जादूगरनी से पूछते हैं, डीमन क्वीन कहाँ पर है। बूढ़ी जादूगरनी आगे से मुस्कुराना शुरू कर देती है। उसी वक्त डीमन क्वीन के महल के बाहर दिखाते हैं कि वो लोग वहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, जो कि महल से ज्यादा दूर नहीं होता। क्वीन के साथी कहते हैं कि हम लोग अपने महल से ज्यादा दूर नहीं, वो देखो सामने हमारा महल है। इंसानी सोल्जर यहाँ आसपास ही होंगे, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। क्वीन के साथी उसे कहते हैं, हमारे पास अपने मरे हुए साथियों पर रोने का वक्त नहीं है। क्वीन उसे कहती है, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि ऐसे वक्त पर रोना शुरू कर दूं, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि अपने सारे सोल्जर्स की मौत का बदला लूंगी। फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी वक्त एक सोल्जर ऊपर से खड़ा उनको देख रहा होता है। वो बाकी के सोल्जर्स को बताता है। वो सारे सोल्जर्स वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, हमने बाकी के सारे डीमंस को भी ढूंढ लिया। और वो वहीं से तीर चलाते हैं, जो कि डीमन क्वीन की एक साथी को लगता है। जियांग से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है, तुम्हारी बॉडी से तो खून निकल रहा है। वो जख्मी लड़की उसे कहती है, इंसानों ने हमें ढूंढ लिया। उसी वक्त उन पर तीरों की बरसात होना शुरू हो जाती है। इंसान उन पर हमला कर देते हैं। डीमन क्वीन के साथ जो लड़कियां होती हैं, वो उसे कहती हैं, आप इस हीरो को लेकर यहाँ से चली जाएं, हम लोग इन इंसानों को यहीं पर रोक कर रखते हैं। दूर से इंसानी सोल्जर चीखते चिल्लाते हुए इनकी तरफ आ रहे होते हैं और कहते हैं, कैप्टन ने हमसे कहा है कि एक डीमन के सर के बदले में 20 यूनिट गोल्ड के मिलेंगे, तो देखते हैं कौन कितने से ज्यादा डीमंस के सर लेकर जाता है। वो डीमन लड़की जिसको तीर लगा होता है, वो जियांग से कहती है, इंसानी कचरे मेरी बात गौर से सुनो, वैसे तो तुम बिल्कुल बेकार हो, लेकिन हमारी क्वीन की हिफाजत करना। मुझसे वादा करो कि तुम मेरी क्वीन की हिफाजत करोगे, ये मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है तुमसे। और यहीं पर हमारी फर्स्ट एपिसोड का एंड होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। देखने के बाद अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। फर्स्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि बूढ़ी जादूगरनी उन सब को महल के बाहर ट्रांसपोर्ट कर देती है, लेकिन वो महल से ज्यादा दूर नहीं होते, इसलिए सोल्जर्स उनके पीछे आते हैं।
वहीं पर एक डीमन लड़की को तीर लगता है। वो जियांग से कहती है, मुझसे वादा करो कि तुम मेरी क्वीन की हिफाजत करोगे, ये मेरी तुमसे आखिरी रिक्वेस्ट है। जियांग उससे कहता है, ठीक है, मैं उसकी हिफाजत करूंगा। जियांग आगे बढ़ता है और डीमन क्वीन का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा। क्वीन गुस्से के साथ उसे कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे अपने सोल्जर्स के साथ यहीं पर लड़ना है, मैं इन सब को मरने के लिए यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। जियांग उसे कहता है, अगर तुम इनसे लड़ने के लिए रुक गई तो तुम भी मर जाओगी, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी पावर्स नहीं है, जल्दी से मेरे साथ भागो। क्वीन फिर से चिल्लाकर उसे कहती है, मैं मरना पसंद करूंगी बजाय इसके कि अपने सोल्जर्स को मरने के लिए यहाँ पर छोड़कर खुद भाग जाऊं। इस बार जियांग चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम्हारी अकल घास चरने के लिए गई है, वो सब लोग तुम्हारे लिए अपनी जान दे रहे हैं, अगर तुम भी जाकर वहाँ मर जाओगी तो उन सब के जान देने का क्या फायदा। अगर तुम जिंदा रहती हो तो तुम इन इंसानों से उनकी मौत का बदला ले सकती हो, लेकिन अगर तुम भी यहाँ पर मरना चाहती हो तो फिर उन सब के सैक्रिफाइसेस का क्या फायदा। जियांग की ये बात सुनकर क्वीन थोड़ी सी शांत हो जाती है और उसके साथ चलने पर राजी हो जाती है। वो रोती हुई आंखों के साथ पीछे की तरफ देखती है तो इंसानी सोल्जर उसके साथियों पर तलवारों के वार कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, इस डीमन का सर मेरा है। वो सोल्जर्स बिल्कुल जंगलियों की तरह लड़ रहे होते हैं। एक सोल्जर दूसरे से कहता है, हम लोग इसे वैसे भी तो मारने वाले हैं, क्यों ना इसके साथ पहले थोड़ा सा मजा कर लिया जाए। डीमन क्वीन ये देखकर रोना शुरू कर देती है और फिर जियांग के साथ आगे चल पड़ती है। वो भी थोड़ा से ही आगे जाते हैं तो 3 और सोल्जर्स निकलते हैं और इन दोनों को घेर लेते हैं। उन तीनों में से एक सोल्जर कहता है, मुझे ये देखने में इंसान लग रहे हैं, लेकिन इनके कपड़े बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। मुझे लगता है शायद ये डीमन क्लैन वालों के गुलाम हुआ करते थे। दूसरा सोल्जर कहता है, क्या हमें इन्हें मार देना चाहिए। ये सुनते ही क्वीन को गुस्सा आता है और वो जियांग से अपना हाथ छुड़ाकर उनको मारने के लिए आगे बढ़ती है। वो एक सोल्जर को पंच मारने ही वाली होती है कि जियांग पीछे से आता है और क्वीन को पकड़ लेता है और हंसते हुए उस सोल्जर से कहता है, ये इंसानों को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई है, इसलिए तुम्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़ रही थी। वो सोल्जर उनसे कहता है, मैंने सुना है कि डीमन ट्राइब वाले इंसानों की मेमोरीज को मिटा देते हैं, उसके बाद वो उनके गुलाम बन जाते हैं और हम इंसानी सोल्जर्स को भी अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसी ही बात है तो हम तुम दोनों को भी डीमन आर्मी का हिस्सा मानेंगे और तुम दोनों को भी मार डालेंगे। पता नहीं हमें कैप्टन तुम्हारे सर के बदले में इनाम देंगे भी या नहीं। उनमें से एक सोल्जर आके बढ़ता है और कहता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इनकी मेमोरीज मिटा दी गई है या फिर ये डीमंस के गुलाम हुआ करते थे, मुझे तो बस इन्हें मारना है। ये देखकर जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये लोग तो अपने इंसानों को भी मारने पर तुले हुए हैं। जियांग जल्दी से क्वीन के सर पे हाथ रखता है और उसे नीचे की तरफ झुका देता है और उन सोल्जर से कहता है, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, हमारा ब्रेन वॉश नहीं किया गया। असल में ये लड़की जब छोटी सी थी तब डीमंस ने पकड़ कर लाए थे और इसके साथ हमेशा ज्यादती करते रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है और इसकी मेंटल हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं। डीमन क्लैन वालों ने हम दोनों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है, इसलिए हमें जाने दे। क्वीन गुस्से के साथ जियांग को कहती है, तुमने डीमंस की क्वीन को इंसानों के सामने झुका दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, मैं तुम्हें एक दिन जरूर मार डालूंगी। जियांग उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर कोई डीमन क्वीन नहीं हो, तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं कि तुम मुझसे भी लड़ सको, इसलिए चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो ताकि हमारी जान बच सके। अगर तुम जिंदा रहोगी तो इन सबको मार पाओगी। जियांग फिर से हंसते हुए सोल्जर से कहता है, आप लोगों ने देखा ना, ये बिल्कुल पागल हो चुकी है, इसे लगता है कि ये क्वीन है। वो सोल्जर उनकी बात नहीं सुनता और कहता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती हुई है, मुझे तो बस ये जानने में दिलचस्पी है कि तुम दोनों का सर काट कर वापस ले जाने पर मुझे इनाम मिलेगा या नहीं। दूसरा सोल्जर उससे कहता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 3 हैं और ये सिर्फ 2 हैं, इनाम हम लोग आपस में कैसे बांटेंगे। तीसरा सोल्जर उसे कहता है, तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि जो भी इन दोनों को पहले मारेगा इनाम सारा उसका होगा। जियांग अभी भी उन सोल्जर से कह रहा होता है, प्लीज हमें जाने दे। वो सोल्जर आगे बढ़ता है और अपनी तलवार का वार करने वाला होता है। उसी वक्त घोड़े पर एक और सोल्जर आता है जो कि दूसरी यूनिट से होता है। वो उनसे कहता है, वहीं पर रुक जाओ। वो सोल्जर उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अगर इसने हमें यहाँ पर देख लिया तो हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो सोल्जर उनके करीब आता है वो कहते हैं, ये तो हमारी स्क्वाड का नहीं है, ये तो किसी दूसरी यूनिट से है। उस सोल्जर ने व्हाइट रंग की ड्रेस पहनी होती है, यानी वो व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड से होता है, जबकि दूसरे लोग रेड ड्रैगन यूनिट से होते हैं। वो सारे सोल्जर उससे कहते हैं, हम लोग यहाँ पर इन डीमंस को मारने के लिए आए हैं, जबकि तुम लोग व्हाइट ड्रैगन यूनिट वाले हमारी मदद के लिए आए हो, इसलिए इस सब से दूर रहो। वो घोड़े वाला सोल्जर व्हाइट ड्रैगन यूनिट का कैप्टन होता है। वो उन सोल्जर से कहता है, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली है, जो भी अभी तुमने कहा, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ और अपने लीडर को जाकर ढूंढो। मैं तुम्हारे लीडर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। सोल्जर उसे कहता है, लेकिन तुम तो व्हाइट ड्रैगन यूनिट से हो और तुम्हारे पास इतनी ज्यादा अथॉरिटी नहीं है। कैप्टन उसे कहता है, लेकिन मैं अपनी यूनिट का कैप्टन हूँ, इसका मतलब तुम्हारे जैसे सोल्जर्स को मेरी बात मानना होगी, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। वो सोल्जर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं।
वो तीनों सोल्जर वहाँ से भाग जाते हैं। जियांग कहता है छोटे सोल्जर तो यहाँ से चले गए, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग कैप्टन यहाँ पर रह गया, ये तो उससे भी ज्यादा बुरा है। कैप्टन अपने घोड़े से नीचे उतर आता है और आते ही उनसे कहता है मेरा नाम सोफी सास है और मैं व्हाइट ड्रैगन यूनिट का कैप्टन हूँ। सोफी सास उनसे पूछता है तुम दोनों को डीमन क्लैन वालों ने कब पकड़कर अपना गुलाम बनाया था? जियांग उसे हंसते हुए कहता है कैप्टन आपने तो टाइम पर आकर हमारी जान बचा ली, अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाते तो वो सोल्जर हमें मार देते। कैप्टन अपनी तलवार उसके सामने करता है और उसे कहता है मैंने तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। जियांग बहुत ज्यादा डर जाता है। क्वीन चिल्लाकर सोफी सास से कहती है अगर तुम हमें मारना चाहती हो तो यहीं पर मार डालो, इस तरह बार बार आकर डराने धमकाने की क्या जरूरत है। जबकि जियांग उसकी बात सुनकर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है ये अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद क्यों नहीं रख सकती। जियांग सोफी सास से कहता है मुझे लगता है कि शायद मैं 5-6 साल का था जब इन्होंने मुझे पकड़ा था। सोफी सास जियांग से पूछता है डीमन ट्राइब में वो तुमसे कौन सा काम करवाते थे? जियांग कहता है मैंने तो अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ गेम्स खेलने के अलावा और कोई काम ही नहीं किया, अब मैं इससे क्या बताऊं। जियांग उसे कहता है डीमन क्लैन में मैं उनका खाना पकाने में मदद किया करता था और ये लड़की मेरी बीवी है और इसको भी डीमन ट्राइब वालों ने गुलाम के तौर पर पकड़ा था। सोफी सास उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारे कपड़े कहाँ पर हैं? तुम नंगे क्यों घूम रहे हो? उसकी बात सुनकर जियांग घबरा जाता है और कहता है अब मैं क्या कहूँ कि इस क्वीन ने मेरे कपड़े छीन लिए, अब मैं ये तो उससे नहीं कह सकता। उसी वक्त कैप्टन आगे बढ़ता है और अपना रोब उतार कर उसको पहना देता है और साथ ही जियांग से कहता है मुझे लगता है शायद उन डीमंस ने तुम्हारे कपड़े छीन लिए होंगे जब तुमने वहाँ से भागने की कोशिश की होगी। जियांग शर्माते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है और बहुत ही अच्छा है। सोफी सास उन दोनों से कहता है तुम लोगों ने बहुत देर तक गुलामी सह ली, अब मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। क्वीन कहती है कौन से घर? तुम मुझे कहाँ पर लेकर जाना चाहते हो? जियांग उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और उसे कहता है क्या थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? उसी वक्त एक और सोल्जर आता है और कैप्टन से कहता है रेड और ब्लैक ड्रैगन यूनिट्स दोनों वापस जा रही है, हमें भी बताएं हमें क्या करना है। सोफी सास उससे कहता है तो इसका मतलब हम लेट हो गए। उसके पीछे क्वीन जियांग के बाजू पर बाइट करती है और उसे कहती है दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सबसे पहले मार दूंगी। जियांग उसे कहता है मैं ये सब कुछ तुम्हारी जान बचाने के लिए कर रहा हूँ, हमें इनकी बात मानना होगी ताकि तुम्हें जिंदा रखा जा सके और प्लीज तुम इनके सामने अपनी आइडेंटिटी को जाहिर मत होने दो। क्वीन उसे कहती है मैं इसके साथ इंसानों के ट्राइब में नहीं जाने वाली, अगर मैं वहाँ पर चली गई तो ये लोग मुझे कभी वापस नहीं आने देंगे। जियांग उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर मर गई तो तुम फिर कहीं पर भी नहीं जा पाओगी, इसलिए चुपचाप मेरे साथ इंसानों के ट्राइब में चलो। कैप्टन उस सोल्जर से कहता है अगर मेरा वहाँ पर और कोई काम नहीं रहा तो सारी यूनिट के सोल्जर को जाकर बता दो कि वापस चलते हैं। सोफी सास उन दोनों से भी कहता है चलो वापस चलें। नेक्स्ट सीन में वो अपने बड़े कासल के बाहर पहुँच जाते हैं। जियांग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या इंसान जहाँ पर रहते हैं इसकी दीवारें तो बहुत बड़ी हैं। जियांग और क्वीन एक ही घोड़े पर बैठे होते हैं। क्वीन उससे कहती है क्या तुम्हें मुझे इतना टाइटली पकड़ना जरूरी है? जियांग उसे कहता है मैं इससे पहले कभी घोड़े पर नहीं बैठा इसलिए मुझे डर लग रहा है। और यहीं पर वो इंसानों की बस्ती के बारे में बताते हैं कि इंसानों की बस्ती एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर चारों सीजन में रहा जा सकता है। एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर सर्दी गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी दीवारें इतनी ऊंची बनाई गई हैं कि कोई भी डीमन अंदर दाखिल नहीं हो सकता। इसके अलावा दीवारों के अंदर हाई पावर कैनन्स लगाई गई हैं। कुछ हाई लेवल के जादूगर जो कि इन दीवारों के बाहर पहरा देते हैं, फिर दरवाजे खुल जाते हैं और सारे सोल्जर्स अंदर चले जाते हैं। जियांग आसपास के लोगों को देखकर कहता है यहाँ के लोगों के ड्रेसेस तो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं और इसके अलावा जब ये सोल्जर्स को देखते हैं तो ये नीचे झुकते हैं, इसका मतलब ये अपने सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। जियांग ने सोफी सास को अपना नाम जियांग जबकि क्वीन का नाम जी भी बताया होता है। सोफी सास उन दोनों को पुकारता है और कहता है तुम दोनों के नाम तो बहुत ज्यादा अजीब है, क्या डीमंस ने तुम्हारे नाम चेंज किए हैं? क्या तुम दोनों को अपने असली नाम याद है? जियांग उसे कहता है नहीं, डीमंस के हाथों पकड़े जाने से पहले की मेमोरीज मुझे याद नहीं। सोफी सास उसे कहता है क्या तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में याद है? वो लोग कहाँ पर रहते हैं? उसी वक्त सोल्जर कैप्टन से कहता है कैप्टन सामने देखें, रीजेंट का बेटा आ रहा है। रीजेंट के बेटे का नाम टोल्स बुरी होता है। वो सामने खड़ा हंस रहा होता है। कैप्टन अपने सोल्जर से कहते हैं सभी सोल्जर्स घोड़ों से नीचे उतर जाओ और रॉयल पैलेस की तरफ वापस चले जाओ। जियांग पूछता है ये लड़का कौन है जिसने हमारा रास्ता रोक लिया? क्वीन उसे कहती है इसके कपड़े देखकर तो लगता है ये रॉयल फैमिली का हिस्सा है। जियांग उसे कहता है रॉयल फैमिली? शक्ल से तो ये सिर्फ उल्लू का पट्टा लगता है। पास खड़ा सोल्जर उन्हें कहता है इस तरह की बातें मत करो, अगर उसने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी, ये यहाँ के रीजन का बड़ा बेटा है। जियांग उस सोल्जर से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है ये इस कैप्टन से भी ज्यादा पावरफुल है, उसके पास इससे ज्यादा अथॉरिटी है। सोल्जर उसे कहता है हाँ, कभी भी इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश मत करना, अगर तुम्हें किसी ने ऐसा करते हुए देख लिया तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि ये रीजेंट का बेटा है। रीजेंट यहाँ के किंग के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि हमारे किंग अभी बहुत छोटे हैं और वो खुद फैसले नहीं कर सकते, तो उसकी जगह पर हमने एक रीजेंट रखा है।
जो कि इस लड़के के पापा हैं। और इस इंसानों की बस्ती में सबसे ज्यादा पावर रीजेंट के पास है, सबसे ज्यादा सोल्जर्स भी उसी के पास है। क्वीन ये सुनकर कहती है, अब ये इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, अगर मेरे पास मेरी मैजिकल पावर्स होती तो मैं इसे एक चुटकी बजाकर ही मार डालती। वो सोल्जर उनसे कहता है, अपनी बीवी को कहो खामोश रहे, अगर किसी ने सुन लिया तो तुम दोनों मारे जाओगे। जियांग उसे कहता है कि तुम टेंशन ना लो, अगर दोबारा इसने इस तरह की कोई बात की तो मैं इसके सर में एक थप्पड़ लगाऊंगा। और यहीं पर हमारी सेकंड एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। क्वीन को बताता है कि रीजेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो किंग की जगह पर काम कर रहा है, क्योंकि हमारे किंग अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए सारी की सारी पावर रीजेंट के पास है। ये सुनकर क्वीन कहती है, वो इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, अगर मेरे पास मेरा मैजिक होता तो मैं चुटकी बजाकर उसे मार देती। सोल्जर जियांग से कहता है कि अपनी बीवी को चुप कराओ, अगर बुरी ने ये सब कुछ सुन लिया तो हमारी शामत आ जाएगी। सोफी सास आगे बढ़ता है और बुरी के सामने झुकता है और उसे योर हाइनेस कहता है। बुरी सोफी सास से कहता है, मुझे लगा था शायद मेरे फादर वापस आए हैं, जैसे ही गेट खुले तो मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम बेकार व्हाइट ड्रैगन वाले आए हो। हालांकि मैंने अपने पापा को वेलकम कहने के लिए इंतजाम भी किया था। सोफी सास बुरी से कहता है, मुझे एक बात की समझ नहीं आई, रीजेंट ने व्हाइट ड्रैगन वालों को भेजा था क्वीन के साथ अमन के मुआहदे पर साइन करवाने के लिए, लेकिन फिर वो रेड ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन टीम लेकर खुद क्यों वहाँ पर चले गए। बुरी हंसते हुए सोफी सास से कहता है, क्योंकि मेरे पापा के पास एक अलग आइडिया था, वो डीमन क्वीन को मारना चाहते थे, इसलिए तुम जैसे बेकार लोगों को पहले भेजा था। कहीं तुम हमारे किंग के फैसले पर सवाल तो नहीं उठा रहे। सोफी सास अभी उसे जवाब देने ही वाला होता है कि सोफी सास के पापा वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, ये तो बस इतना जानना चाहता है कि क्या ये वाकई में किंग के ऑर्डर से या फिर ये रीजेंट के ऑर्डर थे। सोफी सास के पापा का नाम गुरु डीटा है और वो एक इंपीरियल लीडर है। बुरी उनसे कहता है, मास्टर गुरु आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको तो आज किंग को पढ़ाई में मदद करनी थी। मास्टर गुरु उसे कहते हैं, मैंने तुम्हारे पापा के बारे में सुना कि वो एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके वापस आ रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें वेलकम करने के लिए यहाँ पर आ गया। बुरी उनसे कहता है, लेकिन मुझे तो लगता है जैसे आप उनसे सवाल जवाब करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मास्टर गुरु हंसते हैं और उसे कहते हैं, मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। जियांग उस सोल्जर से पूछता है, क्या सोफी सास के पापा भी कोई बिग शॉट है। वो सोल्जर जियांग को बताता है, कैप्टन के पापा इस महल के इकलौते इंपीरियल लीडर हैं और इसके अलावा वो हमेशा हमारे किंग के साथ रहते हैं। मास्टर गुरु और रीजेंट दोनों के डिसीजंस बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए उनमें आपस में पॉलिटिकल वार चलती रहती है। क्वीन ये सुनकर कहती है, ये इंसान तो बहुत ज्यादा बेकार है, आपस में ही लड़ते रहते हैं। जियांग उसे कहता है, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे डीमंस ने कभी तुम्हें धोखा न दिया हो। उसी वक्त दीवारों पर खड़े सोल्जर्स बॉम्बू बजाना शुरू कर देते हैं। बुरी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, दरवाजे खुल रहे हैं, इसका मतलब मेरे पापा आने वाले हैं। जियांग उस सोल्जर से पूछता है, जब हम लोग वापस आए थे तो हमारी बार बॉम्बू क्यों नहीं बजाया गया। वो सोल्जर उसे कहता है, क्योंकि ये लोग हमें बेकार समझते हैं, क्योंकि हम लोग व्हाइट ड्रैगन यूनिट से हैं। दरवाजा खुलते ही रीजेंट अपनी आर्मी के साथ अंदर दाखिल होते हैं। उन्होंने अपने बालों पर डीमंस के साथ लटकाए होते हैं। ये देखकर क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जियांग आगे बढ़ता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कहता है, शांत हो जाओ, आगे मत बढ़ना। क्वीन वहीं पर रुक जाती है। थोड़ी देर के बाद रीजेंट का घोड़ा उसके सामने से गुजरता है। क्वीन उसे देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं एक दिन अपने दोस्तों की मौत का बदला तुमसे जरूर लूंगी। रीजेंट आते ही मास्टर गुरु से कहते हैं, क्या आप भी मुझे यहाँ पर वेलकम करने के लिए आए हैं। मास्टर गुरु भी हंसते हुए से कहते हैं, आपने तो आज बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं आपको आराम नहीं करने दे सकता, हमें अभी अपने किंग से मिलने के लिए जाना है। रीजेंट मास्टर गुरु से कहते हैं, मैं वैसे भी किंग से मिलने के लिए जाने ही वाला था, ताकि मैं उन्हें रिपोर्ट पेश कर सकूं जो भी हमने आज किया है। उसी वक्त बुरी आगे बढ़ता है और अपने फादर को पुकारता है। रीजेंट गुस्से के साथ उसकी तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं, दोबारा तुमने इस तरह की कोई हरकत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बुरी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। रीजेंट उसे कहते हैं, यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ। बुरी उनसे कहता है, ठीक है, मुझे समझ आ गई। जियांग क्वीन से कहता है, मुझे तो ये शख्स बिल्कुल एक वारलॉर्ड की तरह लग रहा है। क्वीन उसे कहती है, वारलॉर्ड क्या होता है। जियांग उसे कहता है, हमारी दुनिया में वारलॉर्ड ऐसे शख्स को कहते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है और वो सारे लोगों को अपने इशारों पर नचाता है और आखिर पर वो अपने बेटे को किंग बना देता है। खैर इसको छोड़ो, पहले हमें ये सोचना है कि मुझे तुम्हें यहाँ से कैसे निकालना है। क्वीन उसे कहती है, मैं यहाँ से एक दिन जरूर निकल जाऊंगी, लेकिन इसको मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे जरूर मार डालूंगी। सोल्जर उनसे कहता है, हमारे कैप्टन अपने पापा के साथ रॉयल पैलेस में गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम दोनों को उनके रेजिडेंस पर ले जाऊं। तुम दोनों मेरे साथ चलो। वो दोनों जैसे ही रेजिडेंशियल एरिया की तरफ जाते हैं, जियांग उसका घर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या एक कैप्टन को इतना बड़ा घर दिया जाता है। क्वीन उसे कहती है, बेकार इंसान, तुमने अभी तक देखा ही क्या है। फिर वो दोनों उस बड़े से पैलेस के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की आती है और उनसे कहती है,
क्या तुम लोग कैप्टन के मेहमान हो? उस लड़की का नाम एलिना होता है। उसके साथ 2 और भी लड़कियां होती हैं। वो उनसे कहती हैं, हम इस बड़े घर का ख्याल रखते हैं। कैप्टन ने हमसे कहा है कि उनके मेहमानों का खास ख्याल रखा जाए। लड़कियों को वहाँ पर देखकर जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, कैप्टन के पास तो बहुत ही अच्छा माल है। एलिना उनसे पूछती है, तुम दोनों बहुत ज्यादा थक चुके होगे और तुम्हें भूख भी लगी होगी। जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है, हाँ मुझे भूख लगी है। जबकि क्वीन उसे कहती है, तुम्हें ये सब कुछ बहुत अजीब नहीं लगता? एक कैप्टन हम जैसे डीमन क्लैन के गुलामों को इस तरह क्यों ट्रीट कर रहा है? जियांग उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ज्यादा मत सोचो, जैसा चल रहा है चलने दो। अगर उन्होंने हमें मारना होता तो वहीं पर मार देते। फिर वो उन दोनों को सामने वाले रूम की तरफ ले जाते हैं, जबकि हेलिना उन्हें घूर घूर कर देख रही होती है। दूसरी तरफ रीजेंट और मास्टर गुरु किंग से मिलने के लिए जाते हैं। उनका किंग अभी एक छोटा सा बच्चा है। किंग बहुत ज्यादा खुश होता है और रीजेंट से कहता है, तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। अब जबकि डीमन क्लैन वालों के साथ हमारा मसला हल हो गया है तो तुम्हें इनाम के तौर पर क्या चाहिए? रीजेंट किंग से कहता है, मुझे आपकी सेवा करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे किसी किस्म के रिवार्ड की जरूरत नहीं। उसी वक्त मास्टर गुरु बोलते हैं और किंग से कहते हैं, रीजेंट आज जो काम करके आए हैं उसके नतीजे में इन्हें कोई रिवार्ड नहीं बल्कि इन्हें सजा देनी चाहिए। मास्टर गुरु किंग से कहते हैं, आपके ऑर्डर्स क्लियर थे कि डीमन क्लैन के साथ हमने समझौता करना है, इसीलिए हमने वो मुआहिदा साइन करवाना था और व्हाइट ड्रैगन ट्रूप्स को भी पहले इसीलिए भेजा गया था। लेकिन आपके रीजेंट वहाँ पर पहले पहुँच गए और उन्होंने उस समझौते को भी तोड़ दिया और डीमन क्वीन को मार दिया। रीजेंट की इस हरकत से न सिर्फ किंग का नाम खराब हुआ है बल्कि फ्यूचर में हमें बहुत ज्यादा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि डीमन क्लैन के जो भी लोग बच गए हैं वो हमसे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। और जैसा कि मुझे पता चला है कि ये क्वीन को नहीं मार पाए और क्वीन वहाँ से भाग गई थी। अगर क्वीन वापस आ जाती है और आकर हमसे बदला लेती है तो तब इसका जिम्मेदार कौन होगा? किंग मास्टर गुरु से कहते हैं, आप तो इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मेरे ख्याल में रीजेंट ने ऐसा किया, इसके लिए कोई खास वजह जरूर होगी। रीजेंट आगे बढ़ते हैं और किंग से कहते हैं, मेरे पास इसकी एक खास वजह है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। रीजेंट किंग से कहते हैं कि जब हमने फैसला कर लिया कि हम लोग डीमन क्लैन वालों के साथ समझौता करेंगे, तभी क्वीन की कमांडर जो कि उसकी राइट हैंड है, उसका नाम लिलियान है। लिलियान ने मेरे पास एक मैसेज भिजवाया और उसने कहा अगर हम क्वीन को रास्ते से हटा दें तो वो क्वीन बन जाएगी और उसके क्वीन बनने के बाद वो हमारे साथ एक समझौता साइन करेगी, जिससे हमारा रिलेशनशिप और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और अब जबकि हम लोगों ने डीमन क्वीन को रास्ते से हटा दिया है तो लिलियन डीमन ट्राइब की क्वीन बन गई है। और क्योंकि पहली क्वीन गायब हो गई है तो उसके साथ जो समझौता साइन करना था वो अब कैंसिल हो चुका है। मैंने नई क्वीन के साथ एक नया समझौता साइन किया है। वो एक पेपर नौकर को देते हुए कहता है, योर हाइनेस आप इसको चेक करें, इसमें सारी ह्यूमन क्लैन के लिए अच्छी बातें ही लिखी हुई है। वो नौकर पेपर लेता है और किंग को जाकर देता है। किंग उस समझौते के पेपर को पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रीजेंट से कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, ये किंगडम हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहेगा। मास्टर गुरु किंग से कहते हैं, पहली डीमन क्वीन की फैमिली सालों से डीमंस को कंट्रोल करती आई है, ऐसे अचानक उसको हटा देना और एक गद्दार डीमन को उसकी जगह पर बिठा देना, ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। ये बात सुनते ही किंग गुरु से कहते हैं, आपको अब बोलने की जरूरत नहीं, मैंने आपकी बात सुन ली जितनी सुननी थी। गुरु ये बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। किंग कहते हैं कि आज से सारा चार्ज रीजेंट को दिया जाता है, वो जैसे इस प्लान को आगे बढ़ाना चाहे वो बढ़ा सकते हैं। रीजेंट और ब्लैक ड्रैगन यूनिट के कैप्टन दोनों खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि डीमन क्वीन इजाबेला पानी में बैठी नहा रही होती है। वो अपनी बॉडी की तरफ देखकर कहती है, अगर मैं अभी अपने डीमन ट्राइब में वापस चली जाती हूँ तो वो लोग भी मुझे नहीं पहचानेंगे क्योंकि मैं एक इंसान की बॉडी में हूँ। अब कहीं ऐसा तो नहीं मुझे अपनी बाकी की सारी जिंदगी इंसानों की बस्ती में ही रहना पड़ेगी, वो भी एक इंसान बनकर। वहीं दूसरे रूम में जियांग भी बैठा नहा रहा होता है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, अब मैं यहाँ पर बैठकर आराम कर सकता हूँ। फिर साथ ही वो सोचता है, लेकिन मुझे अभी आराम नहीं करना, मुझे तो ये सोचना है कि मुझे वापस अपने शहर में कैसे जाना है। वो अपनी रिंग को हाथ में पकड़ता है और कहता है, अगर ये रिंग मुझे यहाँ पर लेकर आ सकती है तो शायद यही रिंग मुझे वापस भी पहुँचा दे। मुझे अपनी बाकी की सारी जिंदगी इस दुनिया में नहीं गुजारनी, मुझे वापस अपने घर जाना है। हालांकि जब स्टार्टिंग में मैंने डीमन क्वीन को देखा था तो मुझे लगा था ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन फिर जब मैंने लोगों को मरते हुए देखा, वो भी इतने ज्यादा करीब से, तो मैं बहुत ज्यादा डर गया हूँ। मैं काफी देर से यही बात सोच रहा हूँ, अगर मैं यहाँ इस दुनिया में मर जाता हूँ तो मैं कहाँ जाऊंगा? क्या मैं वापस अपनी दुनिया में चला जाऊंगा? फिर साथ ही वो कहता है, अगर ये अंगूठी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो मुझे इसे अपनी उंगली में पहन कर रखना होगी। वो भी इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन ही रहा होता है कि वहाँ पर सोफी सास आ जाता है। उसने कपड़े नहीं पहने होते, वो भी नहाने के लिए आया होता है। जियांग पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है, कैप्टन तो आप वापस आ गए। और साथ ही वो चीखना शुरू कर देता है क्योंकि कैप्टन ने कपड़े नहीं पहने होते। कैप्टन जियांग से कहते हैं, अब जबकि तुम भी जहाँ पर हो तो चलो इकट्ठे नहाते हैं।
जियांग कैप्टन की ये बात सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो उसे कहता है चलो ठीक है हम इकट्ठे नहाते हैं। जियांग शर्माते हुए पानी के अंदर दुबक कर बैठ जाता है और उसी वक्त उसे इजाबेला की बात याद आती है। इजाबेला ने उसे कहा था कि ये कैप्टन हमारे साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहा है। जियांग कहता है इसे इस तरह मेरे साथ नहाते हुए देखकर मुझे वाकई में दाल में कुछ काला लग रहा है, कहीं ये मेरे साथ कुछ करने की तो नहीं सोच रहा। और यहीं पर हमारी तीसरी एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं मैं डीमन वाइफ की चौथी एपिसोड के साथ। तीसरी एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जियांग सोफी सास के साथ नहाने के लिए बैठ जाता है। जियांग सोफी सास के बॉडी पर बहुत सारे निशान देकर कहता है मुझे लगता है ये सारे निशान इसे जंग के दौरान मिले हैं। सोफी सास जियांग से पूछता है क्या तुम्हें इस जगह की आदत हुई या नहीं। ये बात सुनते ही जियांग और भी ज्यादा घबरा जाता है और शर्माते हुए कहता है अब ये इसने कैसी बात कर दी। वो सोफी सास से कहता है ठीक है मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। सोफी सास उसे कहता है अच्छा तो फिर ठीक है, कल मैं अपने सोल्जर्स को भेज दूंगा ताकि तुम्हारी फैमिलीज को ढूंढ सके। ये बात सुनकर जियांग हैरान हो जाता है और कैप्टन से कहता है क्या तुम वाकई में हमारी फैमिली को ढूंढने में हमारी मदद करोगे। सोफी सास उसे कहता है हाँ मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है वो बहुत ही कम है। पता नहीं मेरे लोग तुम्हारी फैमिली को ढूंढ भी पाएंगे या नहीं। क्या तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में और कुछ याद नहीं है। जियांग उसे कहता है नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं। जियांग सोचता है कहीं ये मेरी मदद करने के बहाने मुझसे बातें निकलवाने के चक्कर में तो नहीं है। साथ ही सोफी सास उसे कहता है मेरा भी एक छोटा भाई था जो कि बिल्कुल तुम्हारी उम्र का था। 12 साल पहले डीमन क्लैन वाले उसे किडनैप करके ले गए थे। उसके बाद से मैंने उसे फिर नहीं देखा। उसका नाम सोफी सैक था। क्या तुमने डीमन ट्राइब में उसे कहीं पर देखा है। जियांग पहले तो ये सोचता है इसको मैं क्या जवाब दूं। जियांग सोफी सास से कहता है वहाँ पर बहुत सारे गुलाम थे, इसलिए मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि हर एक को याद रख पाऊँ। हो सकता है तुम्हारा भाई वहाँ पर हो, लेकिन मैं नहीं जानता। सोफी सास उससे पूछता है वैसे डीमंस एक इंसान के साथ क्या करते हैं जब वो उसे पकड़कर ले जाते हैं। जियांग उसे कहता है डीमंस हमें बहुत ज्यादा पीटते हैं और हमसे काम करवाते हैं, लेकिन मैंने बाहर नहीं देखा क्योंकि मैं जब छोटा था मुझे तभी से किचन के अंदर ही रखा गया। जियांग सोचता है शायद इसी वजह से ये हमारे साथ अच्छे से पेश आ रहा है ताकि इसे इसके भाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। सोफी सास जियांग से कहता है मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई अभी भी जिंदा होगा और हम दोनों एक दिन दोबारा मिलेंगे। जियांग उसका हौसला बढ़ाने के लिए उससे कहता है चाहे हम लोग डीमंस के गुलाम ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर खाना बहुत ही अच्छा मिलता है। तुम्हारा भाई तो अब बड़ा हो चुका होगा और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। ये बात सुनकर सोफी सास जियांग से कहता है मुझे उम्मीद है अब जबकि पीस ट्रीटी साइन हो चुका है जानू और डीमंस के दरमियान में, तो हम लोग उनसे कह सकते हैं कि हमारे कैदियों को छोड़ दें। जियांग उससे कहता है लेकिन हम लोगों ने तो उन पर अटैक किया था, फिर वो हमारे कैदियों को क्यों छोड़ेंगे। सोफी सास उसे कहता है मुझे रिजेंट ने बताया है डीमन क्लैन में एक नई क्वीन आई है और उसके साथ हमारा एक नया मुआहदा हुआ है। जियांग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है इसका मतलब वो गद्दार डीमन एक क्वीन बन गई है। मुझे जल्दी से जाकर इजाबेला को ये बात बतानी होगी। सोफी सास जियांग से कहता है इस वक्त डीमन ट्राइब के साथ जो शख्स बात कर रहा है वो सिर्फ रिजेंट है, इसके अलावा कोई भी उनके साथ बात नहीं कर पा रहा। जियांग उसे कहता है अब क्योंकि तुम्हारे पापा रिजेंट के खिलाफ है इसलिए रिजेंट तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तुम्हारे भाई को वहाँ से ढूंढने में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन अपने भाई के साथ दोबारा जरूर मिलोगे। सोफी सास खड़ा हो जाता है और जियांग से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हौसला अफजाई करने के लिए, इसलिए तुम्हें अब से मुझे टीम लीडर या फिर कैप्टन कहने की जरूरत नहीं, मुझे सोफी सास कहा करो। फिर जियांग वहाँ से नहाकर बाहर आ जाता है। हेलिना उसे उसके रूम की तरफ ले जा रही होती है। जियांग कहता है इजाबेला बिल्कुल ठीक थी, इसके पास तो बहुत बड़ा कुछ है जो वो छिपा रहा है। हेलेना जियांग को कहती है ये आपका कमरा है, आप अंदर चले जाएं। जियांग हेलिना का शुक्रिया अदा करता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाते हुए भी वो हेलिना को देख रहा होता है और शर्माते हुए कहता है काश ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। जियांग जैसे ही अंदर दाखिल होता है इसाबेला कपड़े पहन रही होती है। जियांग की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और उसे कहता है तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। इसाबेला आगे बढ़ती है और दरवाजे को बंद करते हुए उसे कहती है तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, मेरे असली नाम के साथ मुझे मत पुकारो, हम दोनों पर नजर रखी जा रही है। जियांग उसे कहता है ऐसी बात नहीं है, अभी मैं कैप्टन के साथ बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करके आया हूँ, मुझे तो नहीं लगा कि वो मुझसे कोई पूछताछ कर रहे थे। इसाबेला उसे कहती है मैं उस मेड हेलिना के बारे में बात कर रही हूँ, तुमने नहीं देखा वो हम पर नजर रख रही है, क्योंकि हम दोनों डीमन ट्राइब के गुलाम हैं, इसलिए वो हम लोगों पर मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं कर सकते। जियांग इसाबेला से कहता है लेकिन उन लोगों ने हम दोनों को एक ही कमरे में क्यों रखा है। क्वीन उसे कहती है ये सारी तुम्हारी गलती है, तुम कैप्टन को बार बार कह रहे थे कि हम दोनों शादीशुदा हैं, इसी वजह से उन्होंने हमें एक ही कमरे में रखा है। जियांग उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है हेलिना हम दोनों को चेक कर रही है कि क्या हम दोनों वाकई में शादीशुदा हैं भी या नहीं। क्वीन उसे कहती है हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, अगर उन्हें पता चल गया कि हम लोगों ने उनसे जरा सा भी झूठ बोला है तो वो हमारी
किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। और मुझे तो लगता है अभी भी दरवाजे के बाहर कोई हमारी बातें सुन रहा है। उसी वक्त दिखाते हैं कि दरवाजे के बाहर हेलिना कान लगाकर उनकी बातें सुन रही होती है। वो दोनों अपना ड्रामा शुरू करते हैं और अंदर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जबकि हेलिना उनका ये शोर सुनकर शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। क्वीन जियांग से कहती है, मुझे लगता है हेलिना चली गई। जियांग अभी भी शर्माते हुए वही सारी बातें कर रहा होता है। क्वीन गुस्से के साथ उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है, दोबारा तुमने इस तरह की कोई हरकत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जियांग उसे कहता है, अगर तुम इससे ज्यादा खुश नहीं हुई तो हम दोनों ड्रामा बंद करके हकीकत में ये सब कुछ कर सकते हैं। ये बात सुनते ही क्वीन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोरदार पंच मारती है और फिर जियांग से कहती है, तुम आज रात जमीन पर सोओगे, बेड पर मैं सोने वाली हूँ। और साथ ही उसे कहती है, रात को सोने के बाद अगर तुमने उठकर मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं इस दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। जियांग उसे कहता है, तुम्हें मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नजर आता हूँ? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा, तुम चुपचाप सो जाओ। जियांग इजाबेला से पूछता है, तुमने मुझे इस दुनिया में बुलाया था, क्या तुम मुझे इस दुनिया से वापस भेज सकती हो? क्वीन उसे कहती है, नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हालांकि हमारी बूढ़ी जादूगरनी को भी नहीं पता कि तुम्हें वापस कैसे भेजना है। जियांग उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर सोचने के बाद उसे कहता है, मुझे अपनी रिंग दो, मुझे लगता है शायद मैं तुम्हारी रिंग की मदद से वापस जा सकता हूँ। इजाबेला उसे अपनी रिंग उतार कर दे देती है। जियांग अपनी रिंग भी उतार लेता है और उन दोनों को जमीन पर रख कर बैठ जाता है और कहता है, अगर ये रिंग मुझे यहाँ पर ला सकती है तो यही रिंग मुझे वापस भी लेकर जाएगी। जियांग उन दोनों रिंग्स को अपने सामने रखकर अपने हाथ जोड़ता है और उसे कहता है, प्लीज मुझे वापस भेज दो, प्लीज मुझे वापस भेज दो। वो 10 मिनट तक ऐसे ही करता रहता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर वो चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, ये काम क्यों नहीं कर रहा, मुझे वापस जाना है। साथ ही वो क्वीन से पूछता है, कहीं तुम्हारी इस बूढ़ी जादूगरनी ने मुझ पर कोई श्राप तो नहीं दे दिया जब मैं यहाँ पर आया था? क्वीन उसे कहती है, जिस जादू से तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया था वो बहुत ही पुराना है और हमारी जादूगरनी को भी वो पढ़ना नहीं आता। हमारे डीमन ट्राइब में कुछ बूढ़े लोग हैं जो उसे पढ़ सकते हैं। ये सुनकर जियांग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, इसका मतलब मेरे घर जाने का रास्ता डीमन ट्राइब से होकर जाता है, क्योंकि अगर मुझे वापस घर जाना है तो मुझे डीमन ट्राइब जाना होगा और बूढ़े लोगों से जाकर उस मैजिक के बारे में पूछना होगा। जियांग उसे कहता है, अच्छा ठीक है, अपनी रिंग वापस ले लो। लेकिन क्वीन सो चुकी होती है। जियांग उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है, वैसे तो ये बहुत ज्यादा गुस्से वाली है लेकिन सोते हुए बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। उसी वक्त दिखाते हैं सोफी सास अपने कमरे की खिड़की खोलकर खड़ा होता है। हेलिना उसके पास आती है। सोफी सास उसे कहता है, क्या तुम उन पर नजर रख रही थी? हेलिना उसे कहती है, जी मास्टर, मैं उन पर नजर रख रही थी क्योंकि वो डीमन ट्राइब से आए हैं, हम लोग उन पर भरोसा नहीं कर सकते। सोफी सास आगे बढ़ता है और उसकी कमर पर हाथ रखते हुए से कहता है, अगली बार मेरे पूछे बिना ऐसा कुछ भी मत करना। हेलिना शर्माते हुए सोफी सास से कहती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मास्टर, आप इन लोगों को घर पे क्यों लेकर आए हैं? सोफी सास हेलिना से कहता है, मैंने जब उस लड़के को पहली बार देखा तो मुझे अपने भाई की याद आ गई, इसलिए मैं उन दोनों को अपने साथ घर ले आया। मुझे लगा शायद ये मेरा भाई सोफी सैक हो सकता है। और ये बातें करते हुए सोफी सास हंस रहा होता है। हेलिना उसके चेहरे पर हाथ रखती है और उसे कहती है, मैंने अपने मास्टर को काफी अरसे के बाद स्माइल करते हुए देखा है। सोफी सास हेलिना से कहता है, क्या तुम भी मेरी वजह से खुश हो? हेलिना उसे कहती है, हाँ, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। साथ ही सोफी सास उसे बेड पर धक्का देता है और उसे कहता है, आज रात तुम मेरे साथ ही रुक जाओ, यहाँ से मत जाओ। और उसके बाद जो होता है वो आप पिक्चर में देख ले। अगली सुबह जियांग जब उठता है तो अपने आसपास देखता है। इजाबेला बिस्तर पर नहीं होती। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है बाहर हेलिना खड़ी होती है। हेलिना जियांग को गुड मॉर्निंग बोलती है। उसके हाथ में कपड़े होते हैं। वो जियांग को देते हुए कहती है, मास्टर सोफी सास ने स्पेशली आपके लिए भेजे हैं, ये कपड़े आप पहन ले। जियांग वो कपड़े पहन लेता है। जियांग हेलिना से पूछता है, क्या तुम जानती हो मेरी बीवी कहाँ पर गई है? हेलिना उसे बताती है, वो मास्टर के साथ बाहर गार्डन में ट्रेनिंग कर रही है। फिर वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं। जियांग उनका गार्डन देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये गार्डन तो बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर हेलिना मेरे साथ ना होती तो मैं तो यहाँ पर रास्ता भूल जाता। वहीं पर उसे सामने सोफी सास नजर आता है जो कि तीरंदाजी कर रहा होता है। सोफी सास बड़े ही कमाल का तीरंदाज होता है, उसका हर तीर निशाने पर लग रहा होता है। जियांग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोफी सास से कहता है, तुम तो बहुत ही अच्छे तीरंदाज हो। सोफी सास जियांग से कहता है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? जियांग उसे कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी तरह इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, मुझे तीरंदाजी नहीं आती। सोफी सास उसे कहता है, ऐसी बात है, लेकिन तुम्हारी बीवी तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, वो देखो कैसे तीरंदाजी कर रही है। दूसरी तरफ दिखाते हैं तो क्वीन भी तीरंदाजी कर रही होती है और उसका निशाना भी बहुत ही अच्छा होता है। सोफी सास इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जियांग कहता है, हालांकि इसके पास मैजिकल पावर्स नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसके स्किल्स अभी भी इसके पास हैं। उसी वक्त हेलिना आती है और उनसे कहती है, मास्टर ब्रेकफास्ट रेडी है।
फिर वो तीनों जाकर खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। सोफी सास उनसे कहता है, तुम दोनों एक अरसे तक डीमंस के गुलाम रहे हो, क्या तुम्हें इस नई जिंदगी की आदत पड़ी या नहीं? जियांग हंसते हुए से कहता है, कोई बात नहीं, मुझे ऐसी जिंदगी जीने की आदत है। जियांग सोफी सास से कहता है, तुमने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है, लेकिन अब हमें यहाँ से जाना होगा, हम तुम पर बोझ नहीं बन सकते। सोफी सास उनसे कहता है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं, अगर तुम दोनों चाहो तो यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकते हो, और मैंने हलीना को तुम दोनों के लिए साइन कर दिया है। ये तुम दोनों का ख्याल रखेगी और तुम दोनों को ये भी सीखने में मदद करेगी कि इंसानों के साथ कैसे रहते हैं। जियांग सोचता है, कहीं ये ऐसा तो नहीं सोच रहा कि हम दोनों को हमेशा के लिए यहीं इसी घर में रखे। क्वीन सोफी सास से कहती है, हम दोनों अपनी नई जिंदगी खुद से गुजारना चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हारे लिए और ज्यादा मसला पैदा नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 4 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।